हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जिन गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ वो गलतियाँ इतनी बड़ी हैं कि आगे चल के यानी कि फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती हैं। अब देखो, बेसिकली ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो ऐसा कभी नहीं सोचते कि हम 2 साल या 3 साल या 5 साल के लिए घर को बना रहे हैं। हमारी उससे काफ़ी लंबी उम्मीदें टिकी रहती हैं, यानी कि हम काफ़ी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग विजन सोच के चल रहे होते हैं घर को बनाते समय। अब यहाँ पे कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो दिखने में तो आपको बहुत कॉमन लगती हैं, लेकिन वो गलतियाँ फिर भी लोग बार कर देते हैं। इन गलतियों के बारे में मैंने कभी पहले भी बहुत पहले डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल ऑन साइड वो चीज़ दिखाऊंगा ताकि आप उनको देखकर और अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कि सामने आप देखेंगे, मैं अगर यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ गलती की, तो वो कॉलम में की गई है। देखो, यहाँ पे जो कॉलम का साइज है वो 9 बाय 9 इंची का कॉलम का साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप ये देख रहे हो कि नीचे जो सरिया आ रही हैं, तो ये सरिया जो है, ये जो आप देख रहे हैं सभी कटी हुई सरिया हैं। वैसे तो सबसे पहली गलती यहीं पे आप मैंने देख पाएंगे कि जितनी भी करिया सरिया वो छोटी छोटी लंबाई में है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी गलती तो इसमें ये है कि आप जो देख रहे हैं नीचे जो सरिया आ रही थी नीचे से, वो 12 mm की सरिया आ रही थी, ठीक है। और जो ऊपर जोड़ी है इसमें, वो 10 mm की सरिया जोड़ी है। अभी मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कॉलम का साइज किसी भी साइज का है, लेकिन उसमें जो सरिया होगी वो आपकी 12 mm की मोटाई से सरिया कभी भी कम नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नीचे 12 mm की है और उसमें 10 mm की है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि जो कॉलम की में सरिये की जो पोजीशन है, यानी कि जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल चिपका पड़ा है, एक थोड़ा दूर है काफ़ी। तो ये भी मतलब एक तरीके से स्पेसिंग को बरकरार नहीं रखा गया है, जो कि कभी आपको देखना होगा कि अगर मान लो 3 सरिया दे रहे हैं और 3 सरिया के बीच में 2-2 इंची 2.5-2.5 इंची स्पेसिंग बच रही है, 3-3 बच रही है, तो आप उसमें देंगे इतनी। ऐसा नहीं कि एक जगह आपने चिपका दिया और एक जगह बिल्कुल नहीं। और देखो यहाँ पे देखो, लैपिंग जो दी है कॉलम में, वो एक ही समान या एक ही फेस पे सारी सारी सरिया की लैपिंग है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोशिश आपकी हमेशा ये रहनी चाहिए कि आपकी जो सरिया की लैपिंग है वो एक आगे पीछे होना चाहिए। चलो, हम सारी चीज़ों को छोड़ भी देते हैं 1 मिनट के लिए कि चलो ठीक है, लैपिंग एक बराबर है तो सरिया तो पहले से ही कास्ट कर दिया है ना छत के साथ, तो ठीक है, मान लेके हाँ ठीक है। लेकिन जो सरिया जोड़ी है वो तो आपने 10 mm की जोड़ी है ना। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई आके कहता है आपसे कि नहीं ये गलत नहीं है, तो वो कहीं से कहीं तक साबित ही नहीं कर पाएगा कि ये गलती नहीं है। अब ये गलती देखो, आपको तो पता चल गया मेरा एक बार कहने से कि देखो 12 mm की सरिया नीचे है, ऊपर 10 mm की जोड़ दी, जो कि जोड़नी ही नहीं चाहिए। आपको 12 mm की ही जोड़नी चाहिए, कम से कम 12 mm की सरिया कम से कम होनी ही चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता कि लॉन्ग विजन कैसे सोच के चला गया है। अगर मान लो, एक तो होता है कि हमें इसके ऊपर बनाना ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे देखो, आप देखोगे जगह जगह यहाँ पे ये पिलर से बना दिए गए, सारे कॉलम को कवर कर दिया है, क्योंकि इसीलिए कवर किया है ताकि आगे चल के यहाँ पे इसको तोड़ के हमें आगे कंटिन्यू रखा जा सके। और जो कि यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हो कि अगर इसी तरह की सारे कॉलमों में किया गया है तो क्या आप कंटिन्यू करेंगे तो उतनी मजबूती नहीं दे पाएगा। सो प्लीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ों का ध्यान रखें। और यहाँ पे जो प्लेन बीम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको पहले अगर बात करूँ तो वो जो रिंग बांधी गई है, यानी जो स्टीरअप है, इनकी जो दूरी रखी है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप एक अनुमान भी लगा के देख रहे होंगे वीडियो में तो दिख ही रहा होगा, और मैं अगर आपको इसकी स्पेसिंग बता दूं तो 1.5-1.5 फीट इसकी स्पेसिंग दी गई है। दूसरी गलती की बात करें, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिंग बनाई गई है, इस रिंग को बनाते समय क्या होता है कि जो भी रिंग का साइज होता है उस हिसाब से आपकी सरिया कटिंग की जाती है, ताकि जो पूरी कटिंग लेंथ है वो बन पाए और प्रॉपर आपका रिंग हुक को लेकर सारी चीज़ें बनाई जाए। लेकिन यहाँ पे जो कटिंग लेंथ यूज़ की गई है, जो सरिया काटा गया है रिंग को बनाने के लिए, वो प्रॉपर लंबाई में काटा ही नहीं है, जिसकी वजह से जो रिंग यहाँ पे बनाई गई है उसकी पूरी बाउंडिंग ही नहीं बनी है। यानी कि जो आपका जो हुक बनाया जाता है कॉर्नर पे ताकि जो सरिये को एंकर कर सके, वो बनाया ही नहीं गया है। अब जो सरिया कम होगी तो जिस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। एक सरिया आपको बिल्कुल ही कटिंग दिख रही होगी। जब ये प्रॉपर आपस में बैंड ही नहीं होगी, हुक ही नहीं बैंड करेगा, तो क्या स्ट्रेंथ इसकी बनेगी। जब आप कभी लोड आएगा और किसी भी तरीके का कोई झुकाव आता है इसमें, तो ये रिंग तो कोई काम करेगी नहीं। तो यहाँ पे देखो, आप जो तो पहली गलती जो देखी मैंने, यहाँ पे जो रिंग की स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा की बात करें तो आपको कितनी रखनी चाहिए, थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ। तो आप 6 से 8 इंची के बीच में प्लेन बीम की दूरी रख सकते हैं। वो एक तरीका होता है, हमने एक वीडियो डाली तो जाके आप चैनल पर देख लेना। बाकी जो रिंग है कटिंग लेंथ उसको सही तरीके से बनाएं, ओके, उसके हुक बैंड करें। और उसकी जो हम तीसरी गलती की बात कर लेते हैं, वो है इसमें जो भी आपका कॉलम से बीम होता हुआ जाएगा या बीम से बीम कनेक्ट करेगा, तो क्या होता है आपको उसमें एल बैंड करने होते हैं। वो एल बैंड इसलिए करने होते हैं ताकि बाउंडिंग क्रिएट हो सके और यहाँ पे
कुछ जगह पे करे हैं, कुछ जगह पे नहीं करे हैं। तो ये चीज़ें भी एक गलती के तौर पे मैंने देखी है, और ये गलती कोई छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको यकीन मानना, जब आप किसी भी ठेकेदार पे डिपेंड होते हैं, देखो सब ठेकेदार एक सा नहीं होते, कोई ठेकेदार बहुत अच्छे से काम करता है और कुछ ठेकेदार इस तरह की गलती करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ही करनी है, क्योंकि वो तो घर बना के चले जाएगा, आपको ही रहना है, आपको ही आगे प्रॉब्लम देखनी होती है। अब साइड पे ठेकेदार ये भी कहेगा कि हमने तो इस तरीके से बहुत सारे घर बना दिए हैं, बट जब घर की में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सब आपको दिखाई नहीं देते, ये सब गायब हो जाते हैं। तो ध्यान रखें सब चीज़ों से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो घर है अभी वो प्लिंथ लेवल तक कुछ ब्रिक वर्क हो चुका है, और ये जो मिस्टेक की गई है वो फाउंडेशन लेवल में ही की गई है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉलम है, जो घर के कॉलम है उनमें है, अगर हम देखें तो नीचे से जो कॉलम आ रहा है उसका आप साइज़ देखिए, ठीक है, और उसके ऊपर जो आपका कॉलम है उसका साइज़ देखिए, यानी कि जो कंक्रीटिंग का जो शेप है वो देखिए। अगर यहाँ पे कॉलम की बात करें तो इस घर में कुछ कॉलम 9 बाय 9 इंची के हैं और कुछ कॉलम 9 बाय 12 इंची के हैं। अगर मान लो आप इस तरीके से कास्ट करेंगे, यानी कि घर के सारे कॉलम ऐसे ही हैं, नीचे से जो कंक्रीट आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ सही से। इस कॉलम की अगर साइज़ की बात करूँ तो 1 फीट बाय 1.5 फीट का ये कॉलम है, यानी कि जो कास्टिंग की गई है कंक्रीट की शेप में। बाकी एक अगर हम रेनफोर्समेंट की बात करें तो ये पूरा कॉलम जो माना जाएगा वो 9 बाय 9 इंची का माना जाएगा। अब आप खुद सोचो कि इसमें इतनी एक्स्ट्रा कंक्रीटिंग की गई है, और साथ ही साथ इसमें मटेरियल जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। और अभी के समय में मैं आपकी हर एक मटेरियल को ले लो, चाहे रेत ले लो, चाहे एग्रीगेट ले लो, चाहे सीमेंट ले लो, या लेबर कॉस्ट भी ले लो, काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। अब ये सारी चीज़ें आप अपने घर में करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बजट ऊपर जाना ही जाना है, और इससे आपके कॉलम को ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा लाख गुना मजबूती मिलने वाली है। अभी सामने मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या गया है। देखो यहाँ पे जो फाउंडेशन खोदी थी ये करीब 2.5 फीट तक पूरा, मतलब मान लो अगर कोई कॉलम फाउंडेशन है 4 बाय 4 की, तो 2.5 फीट तक पूरी ऐसे ही कास्ट कर दी है पूरी, और उसके बाद जो है वो कॉलम को कास्ट करा है, जैसे मैं अभी पीछे तक दिखा रहा था। तो इस तरीके से क्या ना आपके घर में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आपका यूज़ हो रहा है, जबकि आपको प्रॉपर वे में क्या करना चाहिए, जो आपका एक कॉलम होता है उसको ट्रेपेजोइडल में शेप में फुटिंग कास्ट करनी चाहिए, और उसके बाद आपको नीचे से फर्मे लगा देने चाहिए, जिससे आपका जो भी कॉलम का साइज है वो आपको मिलेगा देखने को। और इसमें आपका ना तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ब्रिक की मदद से इसमें शटरिंग की गई होगी, ब्रिक की मदद से इसको पकड़ बना रखी है ताकि कंक्रीट ना गिरे। उसमें आपका कंक्रीट पानी भी एब्जॉर्ब करती है, और कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर शेप भी नहीं मिल पाती। हनी कॉम इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कॉलम की जो आपको हल्के से आपको छिद्र से दिख रहे होंगे, इसमें नमी अंदर जाती है और आपकी जो सरिया उसमें जंग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी ओवरऑल की बात करूँ तो आपको ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, और इससे आपकी कॉस्ट ही काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, टाइम टेकिंग है, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और इस तरह के काम का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आर्च के ऊपर बीम दिया जा रहा है, ये बीम है लिंटल बीम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको आपका ठेकेदार भी नहीं बताएगा, या बहुत कम लोगों को पता ही नहीं होता। अब इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकली साइट पे दिखा के समझा दूंगा, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। बस आपको करना है क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पर विजिट करके पुरानी वीडियोज़ देख लेना, ताकि वो आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ उसका देने का तरीका जो सबसे गलत है, जो आपको 10 में से 8 साइडों पे ऐसा करता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जो विंडो आप देख रहे हैं या दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो बीम दिया जा रहा है इसको बोलते हैं लिंटल बीम या डोर बीम। ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इसका देने का तरीका, जो देख रहे हैं कि नीचे एक ईंट की लेयर लगाई गई है, जो कि कभी भी आपको नहीं लगानी चाहिए। क्या आपको मालूम है, अगर हम इस तरीके से ईंट की लेयर लगाते हैं एक रद्दा, और उसके बाद जो होता है वो दरार जो आती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ज़्यादातर सीधी भी दरार जा सकती है इसकी वजह से, और वर्टिकल भी दरार जा सकती है, या आपका तिरछा इंक्लाइन भी जा सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो बीम आप देंगे वो डायरेक्टली चौखट के लेवल पर रखें या विंडो के लेवल पर रखें। ऐसा ना करें कि आप उसके नीचे एक ईंट की लेयर लगाएं। तो पहली गलती यहाँ पे हो गई। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरी गलती की। इसी में जो यहाँ पे साइड पे आप देख रहे हैं, इसकी मोटाई को लेके बात कर लेते हैं। देखो, कहीं इसकी मोटाई 3 इंची रखी गई है, कहीं इसकी मोटाई 5 इंची रखी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इसकी मोटाई कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 इंची रखनी चाहिए, 4 इंची भी नहीं देना चाहिए। सरिये की बात करें तो आपको इसमें 10 mm की सरिया या 8 mm की सरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं, 2 टॉप में 2 बॉटम में। कम से कम कोशिश करें कि आप 10 mm की सरिया यूज़ करें ही करें। बाकी जो रिंग रहेगी उसकी दूरी आप 6 से 8 इंची के बीच में रख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो लिंटल बीम देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ की कमी हो रहा है। देखो, यहाँ पे जो आर्च बनाया गया है,
कभी भी आर्च में आप जब भी देते हैं तो आर्च का एक सही तरीका होता है कि जिस भी शेप में आर्च जा रही होती है आपका, ठीक है, मेहराब जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ही हमें एकदम उसी शेप में बीम देना चाहिए। बट यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो बीम दिया जा रहा है वो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल दे दिया है, ना कि उसके ऊपर दिया गया है। वैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर आप अपने घर में आर्च दे रहे हैं और वहाँ पे बीम की ज़रूरत है तो आप इस तरीके से दो, यानी कि इसके ऊपर वो घुमा के। ऐसा मत दो कि जैसे कि आप ये देख रहे हो सीधा सीधा कर दिया है, ऐसे नहीं करना होता, आपको सीधा घुमा के देना होता है इसके ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है, ताकि जो ईंट है उसके ऊपर लोड आता है तो वो इजीली सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जो आप इसके ऊपर देते तो उससे आपको मिलता। तो ये आपको क्लियर हुआ। और यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ बताना चाहूँगा जो आप जो देखेंगे साइडों पे ज़्यादातर गलती होता हुआ। बीम आपने दे दिया, सारी चीज़ें मैंने मान लिया कि आपने ठीक कर दी, सरिया भी दे दिया, मोटाई भी आपने रख दी। तो अभी बढ़ते हैं आगे गलती के ऊपर जो करते हैं ज़्यादातर लोग। तो जो आप बीम विंडो पे देते हैं, डोर के ऊपर देते हैं, तो क्या होता है, जैसे मान लो आपकी विंडो जो है वो 5 फीट चौड़ी है, ठीक है, तो 5 फीट चौड़ा ही आपको बीम नहीं देना है, उसके कम से कम 2-2 फीट एक्स्ट्रा आपको बढ़ा के देना है दोनों साइड में। अब यहाँ पे देखो एक साइड में तो ठीक है, लेकिन एक साइड में 1 फीट भी नहीं है। जैसे यहाँ की बात करें तो 2 फीट के दायरे के आसपास यहाँ पे ये निकाल दिया गया है, लेकिन जो दूसरा इसका अपोजिट साइड है उसमें मात्र 9 इंची 8 इंची ही दिया गया है। क्या होता है कि जब लोड आता है तो वो थोड़ा सा अगर मान लो झुकाव भी होता है तो उसको दीवार पे रेस्ट कराना चाहिए, ताकि किसी तरह की उसमें दरार या क्रैक ना आए। अगर आप काफ़ी बड़ा बीम देते हैं और उसमें आप इस तरीके से किसी भी चीज़ पर रेस्ट नहीं कराएंगे, यानी कि दीवार पर रेस्ट नहीं कराएंगे, तो उसमें संभावना है कि वहाँ पे क्रैक आ सकती है। तो कोशिश करें कि देखो जो जो मैंने आपको इसमें बताया है, सरिया मोटाई कैसे देना है, वो सभी चीज़ों को आप यूज़ करके ही अप्लाई करके अपने घर में बीम दें। बीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कभी मत सोचना कि बिना बीम के काम चल जाएगा। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बीम बिना दे आप अपने घर में विंडो डोर दे दें और उसके ऊपर चिनाई कर दें। इसलिए इसका काम होता है कि ऊपर का लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो सेफ्टी टैंक बनाया जाता है, क्या हम उसमें डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्या हमें जो हमारी ब्रिक होती है रेड ब्रिक उससे ही इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली देखो सेफ्टी टैंक है ना, कुछ लोग रेड ब्रिक यूज़ करते हैं, कुछ लोग आरसीसी वॉल बनाते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डबल एसी ब्लॉक का यूज़ करते हैं। बट अगर मैं अपना रिकमेंड करूँ आपके लिए तो आपको डबल एसी ब्लॉक यूज़ नहीं करने चाहिए। फाउंडेशन वर्क में तो कभी भी किसी भी काम में, चाहे वो दीवार है आपकी या सेफ्टी टैंक है, नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लोड बेयरिंग नहीं होते। सॉइल का प्रेशर आता है या पानी हमेशा कंटिन्यू रहता है इसमें, तो लीकेज होने की संभावना होती है, और ये सॉइल के प्रेशर को इतना रजिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, लीकेज की ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जो आपने देखा होगा कि जब टैंक होता है तो उसमें पानी स्टोर होता है, तो दीवारों पे क्या होता है और पास काई जम जाती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वो काई जम जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे कीटाणु होते हैं, इसके अंदर कीड़े होते हैं, वो पनप नहीं पाते या मर जाते हैं ईजिली। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको ये डबल एसी ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, ये इतना ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बना तो दिया है, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें आरसीसी बॉल से, या जो हमारी रेड ब्रिक बॉल रहती है उससे इस्तेमाल करें या कंपेयर करें, तो काफ़ी ज़्यादा वो हाई ड्यूरेबल रहती है। ये इतना ड्यूरेबल भी नहीं रहता, ये इतना स्ट्रेंथ भी नहीं रहता। आप चाहें तो आरसीसी वॉल का यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है, वरना मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको लाल ईंट या रेड ब्रिक से ही इस्तेमाल करना चाहिए, एकदम सेफ़ है, अच्छा है। बस कोशिश करना जो भी दीवारें हैं आपकी और पास, उनको कम से कम आपको 2 फीट 1.5 फीट के दायरे में ही स्पेस रखना चाहिए, मतलब दूरी रखनी चाहिए, कभी भी मेन वॉल से टच नहीं होना चाहिए। अभी हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि आजकल एसएस की रेलिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे वो आपकी घर की बाहर की पैरापेट वॉल है सीलिंग में, या आप अपनी स्टेयर केस पे रेलिंग लगा रहे हैं। लेकिन आपको क्या मालूम है कि इसमें भी ग्रेड आते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज ये होते हैं कि इसमें ग्रेड जो रहता है वो हमें ग्रेड कहाँ पे कौन सा ग्रेड इस्तेमाल करना चाहिए। देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको कुछ प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है एसएस की रेलिंग में, कि कुछ समय के बाद ये पीली पड़ जाती है कहीं कहीं से, ठीक है, या कभी कभी जंग सी भी लग जाती है, पॉलिश जो रहता है उसका, तो बाद में आपको बार बार कराना पड़ता है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ की बात करूँ तो जो ग्रेड रहते हैं वो हमारा एक तो 202 ग्रेड आता है और एक 304 ग्रेड आता है। तो 304 ग्रेड जो रहता है वो काफ़ी बेस्ट रहता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो बाहर की रेलिंग है या अंदर की रेलिंग है। लेकिन अगर 202 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कभी भी 202 ग्रेड की एसएस की रेलिंग बाहर की साइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी रहता है, टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से इसमें पानी जम रुकता है, तो जंग लगने के चांसेस या पीला पड़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 304 पे ही जाएँ,
चाहे वो घर के अंदर की रेलिंग है या बाहर की रेलिंग है, जो कि एसएस की रेलिंग रहती है। आप इसमें 18 गेज 20 गेज की आती है, तो आप 18 गेज का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सफिशेंट है। इससे ज़्यादा हाई करने की जरूरत नहीं है, आपका इकोनॉमी रहेगा, बजट में भी रहेगा। यानी अगर हम बात करें तो 304 ग्रेड काफ़ी अच्छा है, बट अगर 202 आप यूज़ करना चाहते हैं तो इंटरनल साइड करें, एक्सटर्नल साइड कभी भी उसको यूज़ ना करें। अभी हम एक गलती के बारे में अगर डिस्कस करें तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जीने की जो बेस स्लैब डाली जाती है, यानी कि जो जीने का बेस बनाया जाता है जिसके ऊपर पैरियाँ बाद में बनाते हैं, अलग अलग तरीके से, कुछ लोग हाथों हाथ पैरियाँ बनाते हैं, कुछ लोग बाद में पैरी बनाते हैं ईंट की मदद से। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बेस स्लैब डाला गया है, इसकी मोटाई आप देखिए 2 इंची 1.5 इंची के आसपास इसकी रखी गई है। बट यहाँ पे यही सबसे बड़ी गलती है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि इस तरह का बेस स्लैब की जो मोटाई रहती है आपकी, वो 4 इंची कम से कम मोटाई होनी ही चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि वन साइड सपोर्ट होता है, एक साइड फ्री रहता है, और उसमें आप जब लोड देते हैं तो थोड़ा बहुत तो आप उसमें कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप उसमें 2 इंची 1.5 इंची दे दें, कम से कम मैं कहूँ तो आपको 4 इंची होना ही चाहिए, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी ठीक है अगर आप इस तरह के कोई स्टेयरकेस बनाते हैं उससे। अभी अगर हम बात करेंगे और चीज़ की, तो साइड पे जब आप ब्रिक यूज़ करते हैं तो उसका साइज़ आपको चेक जरूर कर लेना होता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ईंट का साइज़ चेक कर लिया, या फिर आपकी साइड पे जो कई सारे ट्रॉली आती हैं, ईंट गिरती हैं, तो हर ट्रॉली में आपको ईंट का साइज़ चेक करना होता है। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या कमी की गई है। देखो ये जो ईंट आप यूज़ कर रहे हैं, देखो एक ईंट का साइज़ जो है वो 8 इंची है, और एक ईंट का साइज़ है वो 9 इंची। मैं आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर एक ईंट रख के। अब ये जो साइज है वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में, जब आप प्लास्टर करेंगे, अभी आपको पता नहीं चलेगा। जैसा आप देख रहे हैं ना कि ये कॉलम 9 इंची का कॉलम है, और ईंट आपकी थोड़ी सी पीछे की साइड है, ठीक है। इसमें आपका कम से कम ये मान के चलिए 1 इंची जा रहा है। अभी आप दूसरी साइड देख लीजिए, जो ईंट पूरी 9 इंची की है वो ये है। तो आप ये देखो कि 9 इंची की ईंट जो थी, इसका फेस पूरा लेवल में आ रहा है पूरी 9 इंची की दीवार से, और जो छोटी थी वो अंदर की साइड हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप जो ईंट आपका सैंपल में लेके आ रहा है ईंट सप्लायर, वो आपको कुछ ईंट का साइज़ दिखाए, या फिर आप भी उसको चेक करना भूल जाएं। क्योंकि कभी कभी ईंट आपकी फाउंडेशन में यूज़ होती है, कोई ठेकेदार आपको ध्यान नहीं देता, या आप भी ध्यान नहीं देते, तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको पता चलती हैं। आगे भी मैं एक गलती के बारे में बताने वाला हूँ, जो सिर्फ आपको सेम जगह पे नहीं पता चलेगी, जब आप कुछ काम कर देते हैं और उसके बाद आपको एंड में पता चलेगा। वो है कॉलम जब आप देते हैं तो कॉलम का साउल आपको चेक करना होता है, यानी कि प्लम्ब है वो है या नहीं, प्लम्बिंग चेक करनी है, बहुत सही, प्लम्ब ऑफ चेक करना होता है। इससे क्या होता है कि कॉलम की वर्टिलिटी को हम चेक कर पाते हैं कि कॉलम हमारा एकदम सीधा है या नहीं। ये आपको बहुत ही ध्यान से चेक करना है। आपकी साइड पे मिस्त्री काम कर रहा है तो उसको कास्टिंग करने से पहले भी शटरिंग की चेक करनी है और बाद में भी करनी है। अब देखो मान लो यहीं पे कोई कमी हो जाती है और ध्यान आप नहीं देते हो, तो जब आप ऊपर की साइड में कॉलम आपके खड़े हो जाते हैं और आप कॉलम टू कॉलम बीम लेके जाते हो, क्योंकि दीवारें तो आपकी उस तरीके से होती हैं, दीवार अगर थोड़ी बहुत आउट होती है तो मिस्त्री भी इग्नोर मारता है 1 इंची आधे इंची। लेकिन जब कॉलम ऊपर की साइड आप जाता है तो उसमें सरिया जो हो रहती है हमारी, वो फिक्स नहीं हो पाती एग्जैक्टली जैसी होनी चाहिए। देखो आप ये देखो 9 इंची का कॉलम है और जो एक 9 बाय 12 इंची का कॉलम है, तो वो कितना कॉलम आउटसाइड हो गया है। अब जब आप एंकर करेंगे कॉलम में बीम को, तो वो उतनी एंकरिंग उसको नहीं मिल पाएगी। यानी कि अगर हम बात करें कॉलम और टू बीम जो जंक्शन बनता है वो प्रॉपर सेंटर में बनना चाहिए। अगर इतना दूर दूर बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसमें जो अगर बीम में कोई भी लोड आता है या वो झुकाव मारता है तो उधर से कॉलम इतना उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शुरू में पता नहीं चलती, बाद में पता चलती हैं। और जब भी आप अपने घर में फॉल सीलिंग कराएं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉल सीलिंग आपको दिखाई दे रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक आपको दिखाई दे रही होंगी, और भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा जिसमें काफ़ी सारे स्पॉट्स आ गए हैं, काफ़ी लंबी लंबी क्रैक आ गई हैं, और ये ज़्यादातर लोग बार अपने घरों में फेस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देता हूं, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसके कारण बताने वाला हूं एक एक करके, तो उनको ध्यान से सुनना, ताकि जब भी आप अपने घर में कराएं तो उनको ध्यान में रख के ही कराएं। सो बात करें फॉल सीलिंग की, तो देखो क्या होता है कि नॉर्मली जब लोग बार अपने घर में कराते हैं तो आजकल बहुत से लोग पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ जा रहे हैं या पीओपी की तरफ। जिप्सम जो होती है वो लोग बार ज़्यादातर कमर्शियल डिपार्टमेंट में ही यूज़ करते हैं, नॉर्मली घर में नहीं करते। तो जब आप पीओपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो देखो सबसे पहला यहाँ पे एक चीज़ यही आ जाती है कि आपको एक सही तरीके से या सही क्वालिटी की पीओपी यूज़ करनी चाहिए। देखो मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते कट्टे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत लोकल ब्रांड भी देखने को मिल जाएंगे, बट आप एक अच्छे ब्रांड पर जा सकते हैं, बिरला पुट्टी, नैरोलैक, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ताकि आपको एक अच्छे एडेसिवनेस उसमें मिले। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने अगर मान लो कि जो आपने पीओपी ली है उसको मिक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी अच्छे से हो जाता है। नॉर्मली देखो साइड पे क्या होता है, मैं वही चीज़ बताऊंगा जो प्रैक्टिकली साइड पे होता है,
क्या करती है लेबर की, वो पहले ही ऑलरेडी सारी चीज़ें क्या होते हैं मिक्स कर लेती है पीओपी को, और वो एक लिमिट से ज़्यादा मिक्स करती हैं, और देन उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे सूखने लगती है। अब जब वो सूखती है तो उसमें पानी डाल के उसको फिर से गीला किया जाता है, और उसके बाद उसमें जाली पे या हमारा जो जाल चैनल बांधा है तो उस पर लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो उसमें एडेसिवनेस होती है, जो पकड़ होती है, वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती। और जब वो धीरे धीरे ड्राई होती है, वो सूखती है, तो फिर वो उसमें अपनी जो क्रैक है वो दिखाई देती है, वो फटने लगती है धीरे धीरे। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एक बिद मेटल काम देते हो फॉल सीलिंग का, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि फॉल सीलिंग के काम जो लोग बार करते हैं वो बिद मेटल ही देते हैं या बिद मेटल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एक अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें खरीदेगा, चाहे वो चैनल हो गया, चाहे वो पीओपी हो गया। तो वहाँ पे आपको चेकलिस्ट यही है कि आपको एक सही क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना चाहिए। तो पीओपी भी आपको उसमें एक रोल आ जाता है पीओपी का, कि आप किस तरह की पीओपी यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो क्रैक आपको दिखाई दे रही है पूरी फॉल सीलिंग में ही आपको हल्के से रीशे टाइप के या लाइनिंग सी क्रैक सी दिखाई दे रही है दाएं बाएं भागती हुई, तो ये चीज़ें भी कारण बन जाती हैं। अब एक एक कारण ये भी होता है कि जब मान लो कि आपकी छत है और आपकी कोई छत लीकेज कर रही है, ठीक है, उस जगह से, जैसे मान लो यहाँ पे छत ऑलरेडी ऊपर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब पानी बारिश होती है तो पानी कहीं ना कहीं ठहराव करता है या फिर लीकेज कर रहा होता है, क्योंकि नीचे से तो आपको दिखाई देती नहीं है। तो वो पानी जो है जब पीओपी पर लगेगा तो पीओपी फिर क्या है ना, गीली होने लगती है, और फिर वो अपनी पकड़ छोड़ती है और फूलने लगती है। तो एक ये कारण भी हो जाता है, क्योंकि मैं आपको कारण बता रहा हूँ ताकि आप इन सभी चीज़ों को चेकलिस्ट के तौर पे या मद्देनजर रखते हुए काम कर सकते हैं। इम्प्रॉपर मिक्सिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि चैनल का जो साइज होता है वो उस हिसाब से नहीं बांधते और उसके ऊपर मोटा मोटा पीओपी लगा देते हैं उसका साइज बढ़ाने के लिए, और जो हमारी पीओपी रहती है वो गीली होती है या फिर ड्राई होते समय जो उसमें वेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो नीचे लटक जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सेम कंडीशन यही हुई है कि जैसे वो लटक गई है और क्रैक कर गई है। अब इन सभी कारणों को हमें ध्यान में रखना होता है। ये तो फॉल सीलिंग हुई, फॉल सीलिंग के साथ साथ जब आप पीओपी भी करते हो सीलिंग में, तो भी देखो कभी कभी छुटके गिर जाती है, और उसके पीछे क्या होता है कि जो आप पीओपी कर रहे हैं वो स्लैब जो है हमारी वो अच्छे से वहाँ पे पकड़ नहीं बना पाई है, जिसके कारण आप उसमें हैकिंग करेंगे, छत में थोड़ा रफनेस करेंगे ताकि वो पकड़ बना पाए। तो वो कारण जो होते हैं यही सबसे ज़्यादा मेजर मैंने कारण देखे गए जो साइट पर आप काम कराते हैं। तो इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए करें, क्रैक नहीं दिखाई दे, क्योंकि मैंने भी बहुत सी साइटों पे पीओपी कराई है, क्रैकिंग नहीं आती है, लेकिन छोटी मोटी बहुत ही मामूली तौर पे क्रैक देखने को मिलती है, बट इतनी नहीं जैसे यहाँ पे थी। तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर विजिट करके जाके और पुरानी वीडियो देख लेना जो आपके लिए काफी हेल्प करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।